हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने चलाई है उसी से संबंधित हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। शुरुआत में पिछले वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी शुरुआत में हम कंटेंट को देखेंगे, जो न्यूज़ है उसको समझेंगे और उसके बाद उस पर आधारित जो संभावित एमसीक्यूज हो सकते हैं उन एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। आज हम जिन टॉपिक्स को यहाँ लेकर के आए हैं उनसे संबंधित डेटा आपके आने वाली 29 जून और 6 जुलाई की उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा पहला टॉपिक है उत्तराखंड के 15 शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी। सरकार ने एक घोषणा की है कि उत्तराखंड के 15 शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। अब वो डिजिटल लाइब्रेरी किन 15 शहरों में खोली जाएगी उसकी बात यहाँ पहले पॉइंट में की गई है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 शहरों में जो डिजिटल पुस्तकालय खोले जाएंगे वैसी सिटीज होंगी जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए पूछेगा आपसे कि डिजिटल लाइब्रेरी किन सिटीज में खोले जाना प्रस्तावित है, तो आप बताएंगे 50,000 से ज्यादा जिस सिटी की पॉपुलेशन है उस सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी खोले जाने की बात की गई। ये जो डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी, इस योजना से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो कंपटीशन के एग्जाम्स में जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए यहाँ पर लाभ होने वाला है। कहता है कि जिला मुख्यालयों में स्थित जो पुरानी लाइब्रेरीज हैं उनको क्या दिया जाएगा, आधुनिक रूप दिया जाएगा, उनको मॉडर्न किया जाएगा, यानी वहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लगाया जाएगा ताकि उनको यूज कर सके हम एज ए डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का उद्देश्य है डिजिटल पठन पाठन संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी लोग क्या हो कि अपनी पढ़ाई में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, उस कल्चर को बढ़ावा देना है। और क्या करना है, शिक्षा में समावेशिता लाना है, यानी शिक्षा में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिजिकली भी चले तो साथ ही साथ हम जो है डिजिटल की तरफ भी बढ़ते चलें, क्योंकि सरकार ने एक मिशन चलाया है डिजिटल इंडिया मिशन, तो वो ध्यान रखना है, इसलिए उस संस्कृति को बढ़ावा हमें देना है। कहता है देहरादून, सिटीज के नाम आप याद रखेंगे, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर जैसे शहरों में पुस्तकालय खुलेंगे। ये प्रथम चरण की बात है कि यहाँ पर शुरुआत हम करेंगे। क्या कहता है, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां पर शैक्षिक मांग अधिक है, जहां पर एजुकेशनल डिमांड ज्यादा है, जहां पर लोग पढ़ना चाहते हैं, वैसे शहरों में या अर्ध शहरी क्षेत्र हैं यानी कस्बों में क्या किया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी ताकि वहां आसपास रहने वाले अभ्यर्थियों को उससे लाभ हो सके। कहता है कि पुस्तकालयों में ये जो डिजिटल लाइब्रेरी होंगे वहां पे ई लर्निंग, ऑनलाइन डेटाबेस, स्मार्ट स्टडी टूल्स, ये सब क्या होंगे वहां पर उपलब्ध होने वाले हैं। ये हो जाता है डिजिटल लाइब्रेरी से संबंधित हमारा कुछ कंटेंट। अब हम देख लेते हैं कि इससे संबंधित एमसीक्यूज या इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे पहले सवाल पे बात करते हैं, मेरे साथ साथ मार्क करते चलेंगे, आपके पास बड़ा कम समय बचा है, फटाफट मेरे साथ निपटाइए। उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 शहरों में डिजिटल पुस्तकालय खोलने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों खोली जा रही है डिजिटल लाइब्रेरी। 4 ऑप्शन बनाए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, खेल प्रतियोग या प्रतिभाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सहायता देना। आपको हमने बताया था कि इससे जो भी कंपटीशन के जितने एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं उनको इस डिजिटल लाइब्रेरी से लाभ होने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे आप मेरे साथ में। कहता है कि जो डिजिटल पुस्तकालय है, डिजिटल लाइब्रेरी, वो जो योजना है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मिशन के साथ जुड़ी हुई है। नाम है डिजिटल, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, स्वदेश दर्शन। आप सभी समझते हैं इसका संबंध है डिजिटल इंडिया से। तो कहेगा कि बताइए केंद्र सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है, कौन सी योजना है जिसके तहत उत्तराखंड में डिजिटल लाइब्रेरी खोले जाने की यहां पर एक योजना लाई गई है। तो आप बताएंगे डिजिटल इंडिया मिशन जो है भारत सरकार का, उसके तहत ये जुड़ा हुआ है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़े। तीसरे सवाल में कहा गया है उत्तराखंड में डिजिटल पुस्तकालय योजना के अंतर्गत चुने गए शहरों की न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या है, यानी क्या सीमा है जिससे ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन होनी चाहिए और तब वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए उन शहरों को या उस सिटी को चुना जाएगा। 25,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक, 50,000 से अधिक या फिर 10,000 से अधिक। अभी हमने बताया कि जिस शहर की जनसंख्या 50,000 से ज्यादा है और वो शहरी क्षेत्र हो या अर्ध शहरी क्षेत्र हो और वहां पर एजुकेशनल डिमांड ज्यादा हो, वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में देखेंगे क्या कहा गया है। सवाल नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभिक चरण में
फर्स्ट फेज में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित नहीं किया जाएगा। 4 सिटी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर। अगर आपने सही से ऊपर कंटेंट को समझा है तो आप समझेंगे कि नैनीताल का जिक्र वहां पर फर्स्ट फेज में नहीं किया गया है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, इन सब के नाम वहां पे दिए गए हैं, यानी ऑप्शन सी चौथे सवाल का सही उत्तर हो जाता है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 5 में कहा गया है 15 शहरों में पहले चरण के बाद डिजिटल पुस्तकालयों के विस्तार के लिए कौन सा वर्ष लक्षित किया गया है, यानी टारगेटेड ईयर क्या रखा गया है? 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27। ये इसका सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2025-26 को लक्षित ईयर बनाया गया है। आज के अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक संबंधित है उत्तराखंड में दिव्यांगजन सर्वेक्षण। एक सर्वे हुआ है, किससे संबंधित है? डिसेबल पीपल से संबंधित है। तो डिसेबल जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित एक सर्वेक्षण उत्तराखंड में किया गया है। टॉपिक का नाम हो जाता है उत्तराखंड में दिव्यांगजन सर्वेक्षण। क्या कुछ है इसमें, आइए उसको समझ लेते हैं। पहले तो इस पहल का, इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? पहल का नाम है दिव्यांगजन घर घर सर्वेक्षण 2025। नाम आपको याद रहे। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? दिव्यांगजन घर घर सर्वेक्षण 2025। समय सीमा क्या रखी गई है कि कब तक इस सर्वेक्षण को पूरा कर लेना है? तो इसकी समय सीमा रखी गई है कि सर्वेक्षण 15 मई 2025, 15 मई 2025 तक पूरा किया जाना अनिवार्य है। बेसिकली 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जब मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पर यह घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड में जितने दिव्यांगजन हैं उनसे संबंधित हम एक सर्वे करेंगे और उससे संबंधित एक डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। और ये जो डेटा है, ये जो सर्वेक्षण है, इस सर्वेक्षण की एक समय सीमा तय की गई थी और वो समय सीमा सी 15 मई 2025। फैक्चुअल सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या उद्देश्य है इसका? सभी दिव्यांगजनों की पहचान करना और सरकारी लाभों की गारंटी सुनिश्चित करना। पहले पहचान कर लेना है और फिर उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट बेनिफिट्स उनको दिए जा सकते हैं वो सारे के सारे वहां पर सुनिश्चित करना। कौन कौन सी एजेंसी इसके लिए काम करेंगी? तो जिलाधिकारी और बाल विकास विभाग, एक विभाग की बात करी है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिलाधिकारी और बाल विकास विभाग यहाँ पर इससे संबंधित कार्य का संचालन करेगा। फर्स्ट फेज की बात करें तो देहरादून जिले के चक्राता विकासखंड से इसकी शुरुआत हुई है। बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको पता है कि वो पूछता रहता है, आपको कहेगा कि हाल ही में उत्तराखंड में दिव्यांगजन सर्वेक्षण की शुरुआत निम्नलिखित में से कहां से हुई? तो ध्यान रखना है, देहरादून जिले का चक्राता विकासखंड यानी ब्लॉक है जहां से दिव्यांगजन सर्वेक्षण की शुरुआत उत्तराखंड में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि इस सर्वे में क्या क्या डेटा की हम बात कर रहे हैं, किस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे? तो पहले तो है कि विकलांगता, डिसेबिलिटी का टाइप क्या है। अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो उस डिसेबिलिटी के प्रकार को हमें जान लेना है। दूसरा, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज हैं, उनकी जांच करना। तीसरा, सहायक उपकरणों की जरूरत को देखना, उससे संबंधित डेटा कि किसी को व्हीलचेयर चाहिए, किसी को हेयरिंग डिवाइस चाहिए, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी होती है, उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उनकी जरूरतों को यहाँ पर कलेक्ट करना, ताकि अगर उत्तराखंड सरकार मदद करना चाहे तो सरकार के पास डेटा रहे कि हमें इतनी व्हील चेयर चाहिए, हमें इतनी हियरिंग डिवाइस चाहिए, या अलग अलग तरीके की जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी यहाँ पर हमें चाहिए होते हैं उपकरण, उनको यहाँ पे बनाया जा सके। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं, फिर से हम हर एक टॉपिक में एसडीजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर दिव्यांगजन से संबंधित सर्वेक्षण लाया जाता है और उससे हम एक डेटा मिलता है और उस डेटा पे हम काम करते हैं, जितना भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे? तो उसका नंबर होगा एसडीजी 10। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या कहता है? असमानता में कमी। और दूसरा है एसडीजी 16, मजबूत संस्थाएं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कब होगा? जब इंस्टीट्यूशन एक अच्छे तरीके से काम करेगा। और इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्था हो, कब अच्छे से काम कर पाएगी? जब उसको ये पता होगा कि क्या जरूरत है और फिर हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट अच्छा माना जाएगा जिसको ये पता हो कि मेरा वर्किंग एरिया क्या है, उसमें कहाँ कहाँ पे फ्लॉज हैं, और उन फ्लॉज को या उन कमियों को हम दूर कर दें तो इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन अच्छा माना जाता है। तो ये किसके बारे में बात करता है, SDG 10 की तरफ हम बढ़ेंगे, उसको पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे, और SDG 16 मजबूत संस्थाओं को पूरा कर रहे होंगे, उससे हमारा तालमेल बैठेगा। क्या कहता है, अपेक्षित परिणाम क्या है, बेहतर लक्षित वितरण, यानी कि जो भी चीजें हैं, चाहे वो सरकार को आरक्षण देना हो, सरकार को किसी तरीके की कोई इक्विपमेंट्स की मदद करनी हो, तो वो टारगेटेड पर्सन तक पहुंचेगा। क्योंकि हमने इसमें यह भी देखा है कि डिसेबिलिटी का प्रकार क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, घर घर सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी, और इससे समावेशी शासन होगा, इससे एक इंक्लूसिव शासन होगा, इससे एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्ड हो रहा होगा। अब आइए इससे संबंधित एमसीक्यूज को देख लेते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज इस पर बनाए जा सकते हैं, उनके जवाब आप मेरे साथ साथ मार्क करते चलेंगे। उत्तराखंड में जो दिव्यांगजन से संबंधित सर्वेक्षण हुआ है, उसमें पहला सवाल है कि उत्तराखंड में दिव्यांगजन घर घर सर्वेक्षण, इसका नाम था, इस पहल का नाम है, 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसे सवालों को आप मार्क कर लेंगे, जैसे सही है, सही नहीं है, केवल के बारे में बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप मार्क कर लेते। तो सही कथन के बारे में पूछा गया है, यह पीएम गति शक्ति मिशन का हिस्सा है। दूसरा, यह सभी बुजुर्गों को सीधे नगद लाभ देने की योजना है। यह दिव्यांगजनों की पहचान और सेवा वितरण को लक्षित करता है। चौथा ऑप्शन बनाया गया है, यह केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित है। आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यह दिव्यांगजनों की पहचान करता है और उनके सेवा वितरण को क्या करता है, टारगेटेड करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि जो दिव्यांगजन सर्वेक्षण है उसका पहला चरण किस विकासखंड से प्रारंभ होने वाला है। तो अभी हमने बताया था कि देहरादून के चक्राता विकासखंड से इसकी शुरुआत होने वाली है, इसके फर्स्ट फेज की शुरुआत होगी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, कहता है कि दिव्यांगजन सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को के साथ में जुड़ा हुआ है। SDG 10 असमानता में कमी, हमें पता है कि इनइक्वालिटीज में कमी की बात करता है। SDG 16 मजबूत संस्थाएं, और कहता है SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो आप सभी जानते हैं कि हमने बताया SDG 10 और SDG 16 को पूरा करता है, उसके साथ में तालमेल बैठाता है। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। तो यहां पर SDG 10 और SDG 16 इसके साथ में पूरा हो रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 5 में देखिए क्या कहा, 4 में क्या कहा गया है, कहता है फील्ड स्तर पर सर्वेक्षण कार्य का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। हमने बताया था जिलाधिकारी और जो बाल विकास विभाग है, ये दोनों मिलकर के इसका संचालन कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग, और दूसरा ऑप्शन है बाल विकास विभाग, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसका संचालन कर रहा है, इसको कंडक्ट करा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि उत्तराखंड में दिव्यांगजन सर्वेक्षण पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है आधिकारिक आदेशों के अनुसार। 1 मई 2025, 10 मई 2025, 15 मई 2025 या फिर 31 मई 2025। आप सभी को पता है आदेश दिया गया था 3 दिसंबर 2024 को कि 15 मई 2025 तक ये सर्वेक्षण क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। आज के अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 2 टॉपिक हमने समझे, दोनों टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज को हमने सॉल्व कर लिया। अब मेरे साथ साथ चीजों में आगे बढ़ते चलेंगे, चीजों को सॉल्व करते चलेंगे। हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण योजना। जो हमारा फॉरेस्ट फायर होता है, उस फॉरेस्ट फायर को क्या करना है, कंट्रोल करना है, उससे संबंधित एक योजना यहाँ पे लाई गई है। उस योजना के बारे में बात करने वाले हैं। वो योजना 7 जिलों के लिए एक विशेष योजना लाई गई है। तो पहला पॉइंट आपको पता हो कि ये जो वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे जो चलाया गया है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए चलाया गया है, तो ये चलाया गया है 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, यानी 7 जिलों के लिए एक विशेष योजना है। क्या है, उत्तराखंड के 7 संवेदनशील वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट की बात करता है के लिए जंगल की आग रोकने हेतु विशेष योजना बनाई जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये एक पहल है। किसकी पहल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की पहल है, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक इनिशिएटिव है। योजना का निर्माण NDMA के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यहां पर उत्तराखंड वन विभाग की क्या भागीदारी है, उत्तराखंड वन विभाग प्रारंभिक योजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे
एनडीएमए को भेजा जाएगा। फिर एनडीएमए इससे संबंधित जो भी आगे की योजना है, जो भी आगे के प्लान्स हैं, उनको तैयार करेगा। चिन्हित जिले, वो 7 जिले कौन से हैं जिनके बारे में हमने बात करी है? 7 के 7 जिले आपको पता होने चाहिए, नाम आप याद कर लेंगे, मैप पे मार्क करेंगे। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर इस योजना के तहत शामिल है। ये वो 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इस तरीके से ये 7 जिले हैं जिसमें वनाग्नि रोकथाम या नियंत्रण की योजना ये चलाई जा रही है। अच्छा, दूसरे राज्यों से हमने क्या सीख लिया? क्योंकि आग की जो घटना है, वनों में आग लगने की जो घटना है, वो केवल उत्तराखंड की घटना तो है नहीं, वो तो एक तरीके का नेशनल डिजास्टर है। तो अन्य राज्यों से क्या सीख ली है? 19 राज्यों से अग्नि प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन यहाँ पे किया जा रहा है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि कितने राज्यों से हमने स्टडी के बाद में यहाँ पे एक नियंत्रण योजना चलाई है, कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है। तो 19 राज्यों से हमने एक अध्ययन देखा है और उस अध्ययन के बेस पे हम उत्तराखंड में एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं। कौन सा कंट्रोल रूम होगा? हल्द्वानी और राजपुर बोट जैसे मास्टर कंट्रोल रूम और बेस स्टेशन को सक्रिय किया जाएगा ताकि वहां से उन पर निगरानी रखी जा सके। नेक्स्ट कहता है तकनीकी एकीकरण, यानी कौन कौन सी टेक्निक्स को हम मिला करके यहां पर एक निगरानी तंत्र बना रहे हैं। सैटेलाइट के डेटा, सैटेलाइट से हम चीजों को देख रहे होंगे, उस डेटा को हम इस्तेमाल करेंगे कि हम उनको पॉइंट आउट कर सके कि कहां पर वनाग्नि की घटना हो रही है। रिमोट सेंसिंग, ग्राउंड सर्वेलांस, इन सब से क्या किया जाएगा? आग पर निगरानी रखी जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट कहता है बहु संस्थागत समन्वय, यानी कई सारे इंस्टीट्यूशंस का आपस में क्या किया गया है? इंटीग्रेशन किया गया है कि हम कई सारे संस्थान मिलकर के काम कर रहे होंगे। कौन कौन से संस्थान हैं? वन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकायों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इस प्रोग्राम को सही से इंप्लीमेंट किया जा सके और इसके वांछित रिजल्ट लिए जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है जन जागरूकता पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि आग लगने की घटनाएं कुछ तो प्राकृतिक होती हैं और कुछ मैनमेड भी होती हैं, आप सब इस बात को समझते हैं। तो क्या कहा गया है? स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें वहां की लोकल कम्युनिटी को शामिल किए बिना आप उसको पूरा नहीं कर सकते। उसको हम एक तरीके से सही ढंग से इंप्लीमेंट करके उसके वो रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते जैसा कि हमने शुरुआत करते हुए उनके बारे में सोचा था। तो यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उसको हम प्रशिक्षण देंगे और उनको इसमें शामिल करेंगे। जन जागरूकता अभियान हम यहाँ पे चला रहे होंगे। अब इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं एक एक करके। कहता है उत्तराखंड में हाल ही में शुरू की गई वनाग्नि नियंत्रण योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? करेक्ट ऑप्शन को इसमें पहचानना है। यह है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की हिमालय क्षेत्रों के लिए एक योजना है। यह केवल राज्य के वन विभाग द्वारा चलाई जा रही राज्य स्तरीय योजना है। अभी तो हमने देखा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें शामिल है, वही तो सारे काम करेगा। यह एनडीएमए और राज्य दोनों मिलकर बनाए गए 7 जिलों की विशिष्ट योजना है। ऑप्शन सी आप समझते हैं इसका सही उत्तर है। एनडीएमए भी है और राज्य सरकार की तरफ से भी वन विभाग इसमें काम कर रहा है और भी लोकल जो स्थानीय निकाय हैं वो सब भी इसमें मिलकर काम करेंगे। 7 जिलों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि उत्तराखंड की वनाग्नि रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसी चीजों को मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप सवाल पढ़ें ऐसे कीवर्ड्स को आप मार्क कर लें ताकि सवाल सॉल्व करते हुए आपकी समझ बनी रहे। कहता है प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट राज्य वन विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। सही बात है। एनडीएमए पूरे योजना को स्वयं क्रियान्वित और वित्त पोषित करेगा। नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं कहा कि उसको फाइनेंस भी एनडीएमए ही करेगा। रिमोट सेंसिंग, मास्टर कंट्रोल रूम, आग पर निगरानी रखी जाएगी इनके माध्यम से। हाँ, एकदम सही है। अब इसमें हमें विकल्प को पहचानना है कि कौन से विकल्प इसमें ठीक है। तो देखेंगे, हमने अभी देखा कि पहले वाला विकल्प ठीक है और तीसरे वाला विकल्प ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फर्स्ट और थर्ड। एनडीएमए क्या कर रहा है? एनडीएमए इसको संचालन करेगा, पर उससे पहले यहाँ का उत्तराखंड का जो वन विभाग है वो एक ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उनको देगा और फिर उसके बाद में उस पर काम किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग, मास्टर कंट्रोल के माध्यम से उसकी निगरानी रखी जा रही है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कौन से जिले वनाग्नि रोकथाम योजना में शामिल हैं? है वाले पूछे गए हैं। टिहरी, पिथौरागढ़, देहरादून, चंपावत। अगर आपने उसको सही से देखा है तो आप समझेंगे टिहरी जिला भी उसमें आया था,
पिथौरागढ़ भी उसमें शामिल है, चंपावत भी उसमें शामिल है, देहरादून शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन ये वाला जो देहरादून है, देहरादून उसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस योजना की कार्य रूपरेखा स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस योजना की कार्य रूपरेखा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। यानी हमने जो अभी कंटेंट पढ़ा उसमें कौन सी टेक्निक के बारे में हमने बात नहीं करी है। सैटेलाइट आधारित निगरानी, अभी तो बताया कि सैटेलाइट आधारित निगरानी। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एकदम सही बात है। भविष्यवाणी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग उपकरण, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा अभी तक क्लियर नहीं है कि हम इसमें एआई को यूज करने वाले हैं भविष्यवाणी के लिए, कि एआई भविष्यवाणी करे और बताए, फोरकास्टिंग कर दे पहले से ही कि तब यहाँ पे आग लगने वाली है। ऐसी कोई टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यही इसमें पूछा गया था कि कौन सी टेक्निक है जो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल में देखिए क्या कहता है। इस अभियान में राजपुर और हल्द्वानी जैसे कंट्रोल रूम की मुख्य भूमिका क्या होने वाली है। फायर वॉचरों की भर्ती और प्रशिक्षण देना, वन ईंधन और खाद का वितरण करना, आग लगने की घटनाओं के दौरान वास्तविक समय में निगरानी और उसमें एक समन्वय बनाना, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा वितरित करना। ऑप्शन सी, आग लगने की घटनाओं के दौरान वास्तविक समय में निगरानी करना और उनके बीच में एक समन्वय, एक कनेक्शन बिठाना, यही इसका काम है। ये हो जाता है आज का हमारा करंट अफेयर्स का एक छोटा सा सेगमेंट। इसमें जितने सवाल दिए गए हैं वो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए एक एक करके इनके जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उनको पॉइंट्स में, बुलेट फॉर्म्स में आप अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।